ये कॉलेज में हाँ भाई ले लो, अच्छा है कॉलेज में लगेगी। सर नमस्कार। शाही ने मुझे फोन आ रहे हैं फ्रेंड आई याद 42nd अमेंडमेंट के बाद वाला है ये नया है सर, लेटेस्ट यही जो आज वो दिल्ली शुरुआत इसी से हुई। दिल्ली गवर्नमेंट का जो आया ना उसमें जो छोड़ गए और वो सेक्युलर वो वर्ड मिसिंग है उनके। पार्लियामेंट में बहस में राजनाथ जी ने फिर ये बात ले आई थी। पूरा पेज का एडवर्टाइजमेंट हाँ हाँ, इससे कम तो अगला देता ही नहीं, 500 करोड़ रुपए रखता है। पैसे बहुत सारे। देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। श्रद्धेय डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, अध्यक्ष महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, आदरणीय प्रोफेसर एम.एल. गोयल, निदेशक मेट, सम्माननीय प्रोफेसर एम.के. भट्ट, निदेशक मेंस, एवं सभागार में उपस्थित सभी शिक्षाविद एवं श्रोतावृंद, आप सभी को संविधान दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। कार्यक्रम की भूमिका बांधते हुए आपके समक्ष दो शब्द रखना चाहूंगी। राजनैतिक चिंतक और दार्शनिक प्राचीन काल से ही अनेक अति महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करते रहे हैं, जैसे राज्य का उद्भव, एक आदर्श राज्य कैसा हो, राज्य की विधिक व्यवस्थाएं कैसी हों आदि। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन प्लेटो और अरस्तु आदि विद्वानों के विचारों से प्रभावित रहा है। वहीं प्राचीन भारत के चिंतकों के अर्थपूर्ण प्रयासों का परिणाम पाली, प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में राजनैतिक दर्शन पर लिखे अनेकों ग्रंथ व उन पर लिखी गई अनेकों टीकाओं के रूप में सहज उपलब्ध है। दंड नीति एक समग्र प्रशासन के रूप में और राजनीति एक शासक का आचरण कैसा हो इस रूप में। ये शब्द यदि हमें अपरिचित नहीं लगते तो उसका कारण भारतीय राजनीति शास्त्र की विशदता और उसकी प्रयोगात्मक प्रासंगिकता है। भारतीय राजनीतिक चिंतन और विचार श्रृंखला अबाधित रूप से आज भी चली आ रही है। कलेवर भले ही नवीन हो, परंतु राजनीतिक आचार व विचार उदांत होने के कारण प्राचीन व अर्वाचीन, ओरिएंटल व ऑक्सीडेंटल का अनूठा संगम है हमारा राजनीतिक दर्शन व चिंतन। और इसी दर्शन की पराकाष्ठा है हमारा संविधान, जो मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के से वसुधैव कुटुंबकम और सर्व कल्याण को वास्तविकता धरातल पर उतारने में अनवरत प्रयासरत है। भारत के संविधान विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव जी। सर, मैं अनुरोध करूंगी आप अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय चेयरमैन साहब, respected Professor Goyal, respected Professor Bhatt, respected members of faculty and dear students. जो चीफ गेस्ट हैं उनके आने में थोड़ी देर है, तो कभी कभी बीच में एक स्टॉप गैप होता है, तो आई एम मोर लाइक दैट. आई वुड बी वेरी ब्रीफ एंड आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट इलेक्शंस इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. मेरा और चेयरमैन साहब दोनों का इलेक्शंस का तजुर्बा है. चेयरमैन साहब का तजुर्बा है इलेक्शन कंटेस्ट करने का. ही इज़ वेरी रिच एंड वराइड इलेक्शन एक्सपीरियंस. ही हैज़ कंटेस्टेड म्यूनिसिपल इलेक्शंस, ही हैज़ कंटेस्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस. और मेरा तजुर्बा जो है, सो टू से द अदर साइड ऑफ द फेंस एज इलेक्शन ऑफिसर. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है बड़ा नोबल और बड़ा लॉफ्टी है, मगर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो लॉफ्टी कंसेप्ट्स होते हैं वो ग्राउंड लेवल पे आके फिजल आउट कर जाते हैं. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन है वो एक ग्राउंड लेवल एक्सरसाइज है, और डेमोक्रेसी की कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शंस फ्री और फेयर हों और तरीके और ढंग से किए जाएं.
जब 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात हुई और कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इनकॉर्पोरेट किया गया तो बहुत से लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। वजह ये थी कि 1947 में लिटरेसी 40% से कम थी, हिंदुस्तान बहुत गरीब मुल्क था, पिछड़े हुए लोग थे, बड़ा भारी मुल्क था, वोटर्स के तादाद बहुत ज़्यादा थी और इतनी वैरायटी थी, मल्टी रिलीजन, मल्टी एथनिसिटी, मल्टी लिंग्विस्टिक, तो ये था कि डेमोक्रेसी तो बिल्कुल ही नहीं चलेगी, कहीं इंडिया ही ना फेल हो जाए। विंस्टन चर्चिल जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के बड़े रिनाउंड प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ गोइंग टू फेल, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज़ आल्सो गोइंग टू फेल। मगर 47 से अब 51 में पहला इलेक्शन हिंदुस्तान में हुआ था और आज 2015 में बिहार का लास्ट इलेक्शन हुआ है। 68 साल में इतने इलेक्शंस हुए हैं और बाय एंड लार्ज इलेक्शंस कामयाब हुए हैं। फ्लॉलेस तो एकदम नहीं 100%, मगर बाय एंड लार्ज दे हैव बीन फ्री एंड फेयर। इलेक्शंस के थ्रू गवर्नमेंट बदली गई है, सेंटर में बदली गई है, स्टेट्स में बदली गई है और बाय एंड लार्ज इलेक्शंस फ्री रहे हैं। मेरा पहला तजुर्बा इलेक्शंस का 1977 में था। मैं उस वक्त सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट पार्लियामेंट स्ट्रीट पोस्टेड था और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल के तहत जो लोकसभा का इलेक्शन होता है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है वो रिटर्निंग ऑफिसर होता है। रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि वो ऑफिसर जो इलेक्शन कंडक्ट करता है उसको रिटर्निंग ऑफिसर इसलिए कहते हैं कि वो विनिंग कैंडिडेट को रिटर्न करता है। इन 1977 आई वॉज पोस्टेड एज सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट पार्लियामेंट स्ट्रीट और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडीएम थी मिसेस मीनाक्षी दत्ता घोष। तो वो रिटर्निंग ऑफिसर नोटिफाइड हुई और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में जो 4 एसडीएम्स थे, मैं और 3 और, वो हम लोग असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर नोटिफाई किए गए। उस इलेक्शन में श्री अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा नई दिल्ली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट थे। उस वक्त बीजेपी नहीं थी, जनसंघ थी और उनके मुखालिफ थे कांग्रेस के शशि भूषण जो माने हुए लेबर लीडर थे। और वो दिन मुझको अभी भी याद है जब वाजपेयी जी अपना पर्चा दाखिल करने मिसेस मीनाक्षी दत्ता घोष के कमरे में आए, उनके ऑफिस में आए। यूजुअली ये होता है कि जो पार्लियामेंट या असेंबली की जो किसी भी इलेक्शन में जो कैंडिडेट है वो जब पर्चा दाखिल करने आता है तो ढोल मजीरा बजाते हुए, माला पहने हुए, तिलक लगाए हुए, जय जयकार करते हुए आते हैं। चेयरमैन साहब को इसका तजुर्बा होगा, कई बार इन्होंने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। मगर मुझको याद है कि वाजपेयी जी आए, कोई प्रोसेशन नहीं था, कोई ढोल मजीरा नहीं था, 25-30 लोग उनके साथ थे। जो उस वक्त दिल्ली प्रदेश के जनसंघ के ऑफिस बेयरर्स थे वो थे और वाजपेयी जी के इलेक्शन एजेंट थे मदन लाल खुराना जी जो बाद में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने। और मैंने अखबार में पढ़ा था, इंडियन एक्सप्रेस में अभी भी याद है कि वाजपेयी जी ने जब डिक्लेयर हुआ कि पार्टी जनसंघ की तरफ से वाजपेयी जी नई दिल्ली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे तो उनका बायोडाटा निकला था और उसमें एक सेंटेंस हमको याद है कि वाजपेयी जी बड़े ओजस्वी वक्ता थे और जिस भी सब्जेक्ट में बोलते थे उनकी बड़ी महारत होती थी और उनका ग्रेस और उनका विट, इस सब के लिए वो जाने जाते थे। और पंडित नेहरू जो उनके दूसरी पार्टी के थे, जब उन्होंने वाजपेयी जी को सुना तो उन्होंने कहा कि ही इज़ प्राइम मिनिस्टीरियल मटीरियल। ये वाजपेयी जी के नेहरू जी के शब्द थे वाजपेयी जी के बारे में जो इंडियन एक्सप्रेस में लिखे थे और नेहरू जी के वो शब्द प्रॉफिटिक साबित हुए। एक दिन आया जबकि वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने। वाजपेयी जी जब आए तो हम सब लोग वहाँ पे थे। वाजपेयी जी ने अपना पर्चा भरा, उसके बाद हम लोगों से हाथ मिलाया। वाजपेयी जी के साथ मेरी तस्वीर है जो मैं अभी तक संभाल के रखे हुए हूँ। और वो बड़ा हिस्टोरिक इलेक्शन था क्योंकि इमरजेंसी के बाद हो रहा था और मिसेस गांधी रायबरेली से इलेक्शन हार गई। ये डेमोक्रेसी की ताकत का नमूना था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो इतनी ताकतवर प्रधानमंत्री थी और जिन्होंने रायबरेली जहाँ का मैं रहने वाला हूँ गोरखपुर, उसके पास का इलाका है और ये सब जानते हैं कि रायबरेली को मिसेस गांधी ने एक माँ जैसे अपने बच्चे को नर्चर करती है उस तरह से नर्चर किया हुआ था। यहाँ तक कि कहा जाता है कि रायबरेली से अगर कोई आदमी इंदिरा गांधी के ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मिलने आ जाए, शी विल कीप द गवर्नर्स एंड द मिनिस्टर्स वेटिंग, बट दैट मैन और वुमेन फ्रॉम रायबरेली विल हैव प्रायोरिटी टू मीट द प्राइम मिनिस्टर। मगर वो दिन आया जब मिसेस गांधी हार गई। ये डेमोक्रेसी की ताकत थी।
नई दिल्ली का जहाँ तक था, वाजपेयी जी ने जीतना ही था। सवाल ये था कि उनकी विक्ट्री मार्जिन कितनी है। मुझको याद आता है वो करीब 1 लाख वोट से जीते थे। नई दिल्ली में करीब 4 लाख वोटर्स की तादाद थी, 75% वोटिंग हुई थी, और वाजपेयी जी को 2 लाख समथिंग वोट मिले थे और शशि भूषण को करीब 1 लाख से थोड़े कम मिले थे। तो उनकी विक्ट्री मार्जिन 1 लाख वोट की थी। एज ए इलेक्शन ऑफिसर, इलेक्शन कंडक्ट करने में जो बड़ा भारी एक ऑपरेशन होता था वो काउंटिंग ऑफ वोट। उन दोनों बैलेट पेपर डाले जाते थे और एक एक बैलेट पेपर काउंट होता था। वो बड़ा भारी एक ऑपरेशन होता था और एक तरह से वॉर लाइक ऑपरेशन होता था। एक एक बैलेट बॉक्स आता था, खोला जाता था, बैलेट पेपर निकाले जाते थे, उसकी छटाई होती थी, ये इस कैंडिडेट का, ये इस कैंडिडेट का है, ये इनवैलिड है, ये पोस्टल बैलेट है। करते करते नई दिल्ली में हमको याद है कि 2:30 बजे रात में जाके सारा बैलेट पेपर अकाउंट एक बनता था, जिसमें एक एक बैलेट पेपर अकाउंट फॉर किया जाता था, ये इनवैलिड है, ये इस कैंडिडेट का है। वो करा करके 2:30 बजे रात में बैलेट पेपर अकाउंट तैयार हुआ और उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन देता है। तो मीनाक्षी दत्ता घोष ने 2:30 बजे रात में सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन साइन किया और खुराना जी को कहा। खुराना जी ने हंस के कहा कि बहन जी आपने मुझको सारी रात जगाए रखा। मीनाक्षी दत्ता घोष ने कहा कि अगर सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन लेना है तो सारी रात जागना पड़ेगा। ये जो काउंटिंग का इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स वो होता था, और नई दिल्ली कंस्टिट्यूंसी तो छोटी कंस्टिट्यूंसी थी, जो बड़ी कंस्टिट्यूंसी है जैसे आउटर दिल्ली में उस वक्त मुझको याद है 20 लाख वोटर्स होते थे, और अगर 50% भी वोटिंग हुई तो 10 लाख वोट काउंट करने में कम से कम 36 घंटे, 40 घंटे, 48 घंटे लगते थे। और कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल में जो काउंटिंग है वो कंटिन्यूस होती है, तो सारा स्टाफ बैठा रहता था, उसको लंच डिनर सर्व होता था, वहीं पे चाय पिलाई जाती थी और कंटिन्यूस प्रोसेस चलता था। तो उस प्रोसेस को हैंडल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये एक इनोवेशन इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी कहा गया कि साहब ये तो हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, हिंदुस्तान के लोग पिछड़े हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को एक्सेप्ट लोग नहीं कर पाएंगे। मगर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि साहब काउंटिंग करना इज़ बिकमिंग एन इम्पॉसिबल एक्सरसाइज, और इलेक्शन को कामयाब रखने के लिए, डेमोक्रेसी को कामयाब रखने के लिए ये ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जैसी एक इनोवेशन की जाए। तो उन्होंने जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे मशवरा किया, उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो प्रोटोटाइप डेवलप किया था वो डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, उसमें कई चेंजेस किए गए और करते करते पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वो एक्सेप्ट किया और फिर हुआ कि अब इसका एक्सपेरिमेंटल तौर पे इसको इंट्रोड्यूस किया जाए। पहली बार, अगर इफ़ आई करेक्टली रिमेंबर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मेरे ख्याल से 81 में दिल्ली के 3 कंस्टिट्यूंसीज़ में, सारे हिंदुस्तान में दिल्ली के 3 कंस्टिट्यूंसी में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। दिल्ली कैंट, पार्लियामेंट स्ट्रीट और गोल्डला खाना मेट्रोपॉलिटन कंस्टिट्यूंसी। उस वक्त जो है असेंबली के बजाय दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन कंस्टिट्यूंसी होती थी और इन 3 कंस्टिट्यूंसी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो इंट्रोड्यूस की गई। इस एक्सरसाइज से भी मैं एसोसिएटेड था। आई वॉज देन पोस्टेड एज सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एट दिल्ली कैंट, और उस लिहाज से मैं उस मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का, दिल्ली कैंट मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का रिटर्निंग ऑफिसर था। और एक मैसिव एक्सरसाइज की गई हर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में, दुकानों में, गली में, कूचे में, रेडियो पे, टेलीविज़न पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या चीज़ है, कैसे ऑपरेट की जाएगी, और ये पब्लिक को एश्योर करने की कोशिश की गई कि जहाँ वो बटन दबाएंगे, जिस कैंडिडेट के लिए बटन दबाएंगे उसी को वोट कास्ट होगा, इसका सॉफ्टवेयर, ये वो सारी बातें बताई गई। और इलेक्शंस हुए और वो इलेक्शंस कामयाब रहे। इनफैक्ट वोटिंग मशीन के चलते जो वोटर टर्नआउट था वो सब्सटेंशियली इंक्रीज हो गया। इन इलाकों में अमूमन तौर पे 60, 65, 70% तक होती है। मुझको याद है कि दिल्ली कैंट में करीब करीब 87-88% वोटिंग हुई, और उस इलेक्शन में जनसंघ की तरफ से करण सिंह तंवर था। करण सिंह तंवर वॉज द कैंडिडेट, और उसकी मुखालिफ, उसकी विरोधी थी कांग्रेस की मिसेस नेगी। और 8 बजे इलेक्शन शुरू हुआ, 5 बजे तक इलेक्शन हुआ, 5:30 बजे तक जो है, 5 बजे इलेक्शन ख़त्म हो गया। 5:30 बजे जो है वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट वगैरह तैयार करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सील कर दी गई और उसको पुलिस स्क्वाड के अंदर यूपीएससी हॉल में, शाहजहां रोड पे काउंटिंग सेंटर था, वहाँ लाया गया। 7, 7:30 बजे तक सारी मशीन्स आ गई
और 7:30 बजे हमने काउंटिंग शुरू की। काउंटिंग क्या करना था, बटन दबाइए वो फ्लैश कर जाएगा और सारे पोलिंग स्टेशंस को टैबलेट करके रिजल्ट डिक्लेयर कर देना। तो 8, सवा 8 बजे मैंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। जो पोलिंग 8 बजे सुबह शुरू हुई थी वो 8 बजे इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, उसको सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन इशू कर दिया गया। तो ये बड़ा भारी इनोवेशन हुआ है और भी बहुत सी इनोवेशंस हुए हैं। और इलेक्शन कमीशन की सारे दुनिया में, एक तरह सारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में एक ये तारीफ है कि इलेक्शन प्रोफेशनल्स जो हैं, इंडियन सिविल सर्वेंट्स, इंडियन ब्यूरोक्रेट्स की कई मायने में बड़ी क्रिटिसिज्म होती है कि निकम्मे हैं, नालायक हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, मगर इलेक्शन में जो है दे हैव कंडक्टेड देमसेल्व्स विद इन एन आउटस्टैंडिंग मैनर। और सारी दुनिया में ये धाक है कि हमारे इलेक्शन ऑफिसर्स, हमारी इलेक्शन मशीनरी, हमारे इलेक्शन लॉज और प्रोसीड्यूर्स जो हैं ऑलमोस्ट फ्लॉलेस हैं। और जिसके चलते 70 और 80 में बहुत से मुल्क आज़ाद हुए, एशिया अफ्रीका के बहुत से मुल्क आज़ाद हुए, और जिन्होंने डेमोक्रेसी ऑप्ट की वहाँ हम लोग इनवाइट किए गए या डिप्यूट किए गए इलेक्शन में एडवाइजर्स की तरह से। मैं 2 देशों में इलेक्शन ऑफिसर बन के इंडिया की तरफ से गया था। एक तो नमीबिया में। नमीबिया में जो है, आई विल बी वेरी ब्रीफ, नमीबिया का पुराना नाम है साउथ वेस्ट अफ्रीका। वहाँ नमीब बहुत बड़ा डेजर्ट है जिसके नाम पे आज़ाद होने के बाद उसका नाम नमीबिया रखा गया। और नमीबिया में स्टेट, वहाँ पे जैसे साउथ अफ्रीका में वाइट अपार्थाइड माइनॉरिटी रजीम का गवर्नमेंट था और काले लोग वहाँ पे सप्रेस थे, वो लोग उनसे गुरिल्ला वारफेयर कर रहे थे। उसी तरह से साउथ वेस्ट अफ्रीका में भी वही हालत थी कि वहाँ वाइट रजीम थी, अपार्थाइड प्रैक्टिस करते थे, जो ब्लैक मेजॉरिटी थी उनको कोई अधिकार नहीं थे और वो गुरिल्ला वारफेयर लड़ रहे थे। यूएन की इंटरवेंशन से वहाँ पीस एग्रीमेंट हुआ और उसमें ये तय हुआ कि यूनाइटेड नेशंस की सुपरविजन में वहाँ इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। और ये दुनिया के इतिहास में पहली बार था कि यूनाइटेड नेशंस कोई नेशनल इलेक्शन कंडक्ट कर रहा था। और वो सारा इलेक्शन करीब करीब हिंदुस्तानी अफसरों ने कंडक्ट किया था। मैं वहाँ नमीब डेजर्ट में गहरे जा कर के, एक जो डिस्ट्रिक्ट का नाम था ओनम्बूतू, आई वॉज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ऑफ ओनम्बूतू डिस्ट्रिक्ट, और मेरा दफ्तर वहाँ के स्कूल के बिल्डिंग तो क्या थी, एक शेड था जिसमें मेरा दफ्तर था, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस था, और एक शेड में मेरा रेजिडेंस था, बाकी इलेक्शन ऑफिसर्स थे। और वो इलेक्शन भी कामयाब रहा और उसके चलते वहाँ पे ब्लैक मेजॉरिटी प्रेसिडेंट सैम नयूमा की गवर्नमेंट बनी। और उसी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के चलते फिर उसका इम्पैक्ट साउथ अफ्रीका पे हुआ और नेल्सन मंडेला रिलीज़ किए गए और वहाँ पे फिर नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, उसमें प्रेसिडेंट वो चुने गए। नमीबिया की एक बात खास आपसे शेयर करना चाहूँगा। नमीबिया में जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स थी, एक तो सिविलियन कंपोनेंट था जो इलेक्शन वाला था, और एक पीस कीपिंग फोर्स थी जिसमें सारी दुनिया से सोल्जर्स, मिलिट्री कॉन्टिजेंट्स आए थे, चाइना, जापान, रशिया, अमेरिका, और सबसे बड़ा कॉन्टिजेंट उसमें पाकिस्तान का था। पूरी एक ब्रिगेड स्ट्रेंथ थी उनकी। और उस यूएन पीस कीपिंग फोर्स का कमांडर इन चीफ हिंदुस्तानी जनरल था, जनरल प्रेमचंद। तो ये लोगों को बड़ी अटपटी बात लगी कि एक बहुत बड़ा इस यूएन पीस कीपिंग फोर्स में पाकिस्तानी कंटिजेंट सबसे बड़ा है ब्रिगेड स्ट्रेंथ का, एंड दिस इंटायर फोर्स इज़ कमांडेड बाय एन इंडियन जनरल। और मैंने टेलीविज़न पे देखा, मुझको याद था, जनरल प्रेमचंद से पूछा गया कि यू आर एन इंडियन जनरल एंड द लार्जेस्ट कंटिजेंट इन योर पीस फोर्सेस फ्रॉम पाकिस्तान, डू दे रिस्पेक्ट यू, डू दे कैरी आउट योर कमांड? तो जनरल प्रेमचंद ने अपने एडीसी को कहा, रीड आउट द लेटर दैट वी हैव रिसीव फ्रॉम द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द पाकिस्तानी कॉन्टिजेंट। ये अगस्त का महीना था, मेरे ख्याल से 6 या 7 अगस्त की बात थी, और पाकिस्तानी अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को मनाते हैं। हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, पाकिस्तानी 14 अगस्त को मनाते हैं। तो पाकिस्तानी कंटिजेंट के कमांडिंग ऑफिसर ने जनरल प्रेमचंद को रिक्वेस्ट की थी कि सर, यू बी आवर गेस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान एंड टेक द सैल्यूट, unfurl the Pakistani flag and take the salute of the Pakistani contingent. So it was quite a sight we saw on television, General Premchand unfurling the Pakistani flag and taking the Pakistani contingent saluting him. तो ये एक बड़ा भारी तजुर्बा था, और उसमें मैं उस तजुर्बे पे मैंने किताब भी लिखी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिश की, विटनेस टू द बर्थ ऑफ ए नेशन। और पाकिस्तानी नमीबियन इलेक्शंस की कामयाबी के बाद
यूनाइटेड नेशंस ने वही एक्सपेरिमेंट कंबोडिया में अप्लाई किया। कंबोडिया जो है साउथ ईस्ट एशिया का मुल्क है और वहाँ करीब करीब 20 साल से ज़बरदस्त सिविल वॉर चल रही थी। वहाँ 4 धड़े थे जो एक दूसरे से मार धाड़ करने पे उतारू थे। जो सबसे बड़ा धड़ा था उसका नाम था खेमर रूज। खेमर रूज इज़ ए फ्रेंच वर्ड। जैसे हमारे यहाँ लाल माओवादी हैं, तो उन्होंने 10 साल रूल किया और उन्होंने वहाँ बड़ा वायलेंस कमिट किया। कंबोडिया की 1/4 पॉपुलेशन जो है वो हत्या कर दी गई उसकी। शायद ही कंबोडिया में ऐसी कोई फैमिली थी जिसमें कम से कम एक फैमिली ना मारा गया हो। फिर उनके इस वायलेंट रेजिम के अगेंस्ट वहाँ के लोगों ने विद्रोह किया और फिर वो 4 पार्टीज़ में बट गए और सिविल वॉर होता रहा। और फिर यूनाइटेड नेशंस की इंटरवेंशन पे वहाँ इलेक्शन हुए। वो इलेक्शन भी बाय एंड लार्ज इंडियन ऑफिसर्स ने कंडक्ट किया और वहाँ मैं पोस्टेड था करीब 6 महीने के लिए। और चीफ गेस्ट शर्मा जी हैज अराइव्ड। वेलकम शर्मा जी। वो कंबोडिया का भी इलेक्शन जो है यूनाइटेड नेशंस में कामयाब रहा और जो इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन मशीनरी है उसकी सारे हिंदुस्तान में और सारी दुनिया में उसकी तारीफ़ है। यहाँ तक कि अभी कुछ दिनों पहले मैं यूट्यूब पे देख रहा था एक पाकिस्तानी टीवी चैनल। पाकिस्तानी यूजुअली इंडिया को हर चीज़ में क्रिटिसाइज़ करने के लिए तैयार रहते हैं, मगर उन्होंने 4-5 पैनलिस्ट थे, उसमें एक रिटायर्ड जनरल थे, एक जर्नलिस्ट थे, एक उनके बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, एक पुराने मिनिस्टर थे। उन सब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन मशीनरी ऑफ इंडिया की भूरी तारीफ़ की और उसको कंपेयर किया पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन से कि वहाँ पे इंडिपेंडेंस नहीं है, वो ठीक से कंडक्ट नहीं करते हैं। तो इलेक्शन मशीनरी ऑफ इंडिया वी आर वेरी, आई वाज पार्ट ऑफ दैट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। और इलेक्शन मशीनरी के चलते ही जो है एक तरह से इंडियन डेमोक्रेसी भी कामयाब है। और आजकल जो इंडिया का सबसे बड़ा यूएसपी है, सबसे बड़ा ब्रांड है कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो ये एक लेजिटिमेट प्राउड हम लोगों का है। और इलेक्शंस में हार जीत होती है, मगर मुझको याद है 51 में जो पहला इलेक्शन हुआ था उसमें उस इलेक्शन दैट वाज द मैसिव एक्सरसाइज, द लार्जेस्ट एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस। और उस इलेक्शन के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, आई क्लोज विद द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक्त, कि नो मैटर विच कैंडिडेट विंस, नो मैटर विच कैंडिडेट लूजेस, no matter which party wins, no matter which party wins, in the ultimate analysis, it is India that has won, it is the people of India that has won. Thank you.